हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अपन कल पढ़ा था मनोविज्ञान के पार्ट फर्स्ट के अंदर मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था। आत्मक विज्ञान, विचार और बौद्धिकी में अध्ययन ये पढ़ा था, उसकी उपयोगिता पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ और आगे टॉपिक। तो मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है मापन करना, वर्णन करना, यानी मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन होता है। पूर्व कथन है नियंत्रण, प्रिडिक्शन और कंट्रोल होता है, और व्याख्या एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। तो मनोविज्ञान की शाखाएं होती है 14। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी तुलना मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो नियंत्रित परिस्थितियों में होती है, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसको अपन इम्पोर्टेंट करेंगे क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है, अपने इसमें आएगा, है ना। बाल मनोविज्ञान ये भी अपने अंदर आएगा। किशोर अवस्था वाला ये भी अपन पढ़ेंगे। प्रौढ़ और विकासात्मक मनोविज्ञान, है ना, शुरू से अंत तक विकासात्मक मनोविज्ञान जो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होती है। फिर पढ़ते हैं निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल मनोविज्ञान जो समस्या बालकों में होती है उससे संबंधित। फिर आता है पशु मनोविज्ञान, और चौथा एंड लास्ट है प्रामनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, यानी आधुनिक समय की जो शाखा है। इसमें उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जाती है। समस्या के कारणों का जानना और निदान कहलाता है, यानी कारण को दूर करना उपचार कहलाता है। यानी बायो जो निदान है वो बायो से लिया गया शब्द है, साइंस है, और इसका वापस ट्रीटमेंट करना यानी उपचार करना। सबसे बड़ी शाखा की बात करें तो निदानात्मक है मनोविज्ञान के अंदर। मनोवैज्ञानिक जो शाखा है उसमें सबसे 43% जो पार्ट रखता है वो रखता है आपका निदानात्मक मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं सिगमंड फ्राइड को, और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं जीन पियाजे को। अब बात करते हैं शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है ना। तो शिक्षा यानी एजुकेशन, जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसेर या एजुसिरे से आया है। ई प्लस ड्यूको, ये यानी अंदर, ड्यूको यानी बाहर निकालना यानी विकास करना। अर्थात शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है। एजुकेशन की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। एजुकेर एजुसेर से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, ये बाहर निकालना, उसका विकास करना, जो कि टीचर के द्वारा या किसी कोच के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है से जो व्यवहार निकलता है ये उपनिष्ठ विषय है। मानव का व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जल टर्मन एक्सेट्रा के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्रदान हुआ। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। यानी रूसो ने कहा था ये बालक एक पुस्तक के समान है ना, और इसको प्रत्येक अध्यापक को पढ़ना चाहिए। रूसो सकारात्मक शिक्षा की अपेक्षा जो नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट होता है उस शिक्षा पर ज्यादा बल देते हैं। अब बात आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जन्म है और उससे लेकर वृद्धावस्था तक जो अनुभव होता है उनका व्याख्या करना है। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन कर रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है ना। तो
ये तो इनकी परिभाषाएं हो गई। अब आगे चलते हैं इसके कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र किसने दिए थे? लिंडग्रेन ने दिए थे। वो कार्य क्षेत्र पढ़ लेते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी लिंडग्रेन के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले लर्नर की बात करता है, शिक्षार्थी की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, यानी अपन जो ये सारी साइकोलॉजी बनाते हैं किस पे केंद्र होती है? चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यानी इसका जो केंद्र बिंदु है बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को जानने समझने का प्रयास करता है, साथ ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी उसकी प्रोसेस क्या है? जो भी कार्य करता है अधिगम करते समय बातचीत करना, चिंतन करना, प्रत्यक्ष स्मरण, विस्मरण, लिखना, ये सारी क्या आती है? प्रोसेस के अंदर आ जाती है। सिचुएशन के अंदर वो कहाँ पर, उसका वातावरण कैसा है, उसकी कक्षा कक्ष का, ये सारी सिचुएशन में आ जाती है। और मापन है, मापन के अंदर मेजरमेंट एवेल्युएशन। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व आदि का मापन करता है तथा बालक की उपलब्धता का मूल्यांकन करता है। अब आती है गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उचित निर्देशन देकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। निर्देशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। जो शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु समय अनुसार बदलती रहती है, अपडेट होती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान है जो कि मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक सकारात्मक विज्ञान है जो कि शिक्षा में कब, कैसे, कहाँ आदि के प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में क्या और क्यों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान में नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इससे सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तो ये रहा पार्ट सेकंड। अब अगले में बात करेंगे अपन पार्ट थर्ड की।